नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। यहाँ पर हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, यूपी पीसीएस के साथ ही अदर एग्जाम्स के भी, जो कि यूपी में आपके कंडक्ट कराए गए हैं। क्लास मैं आपको एक चीज बता दूं, अब आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस के पूछने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस लाया जा रहा है। पहले जो क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट पूछे जाते थे, जैसे कि वन जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, डायरेक्ट पूछा जाता था। आप बताते थे 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लेकिन अब परीक्षा में क्या हो रहा है, प्रश्न जो बन रहे हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं। जैसे इन्होंने वन जीव संरक्षण अधिनियम दिया और वन जीव संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड इन्होंने 2-3 स्टेटमेंट्स दे दिए कि कौन से स्टेटमेंट्स आपके सही है, कौन से गलत है। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो तो आपका चेंज नहीं हो रहा है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी आपके नहीं बदल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं। अब क्वेश्चंस को थोड़ा लेंदी फॉर्मेट में पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट में पूछा जा रहा है कि कौन से करेक्ट है, कौन से गलत है। तो अब हम पढ़ने के तरीके में भी उसी तरीके से परिवर्तन लाएंगे। हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन इन पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ हम उन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे जहां से आने वाले समय में आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। पहला जो टॉपिक है वह ऊर्जा का प्रभाव। पहला प्रश्न देखते हैं हम, पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। देखिए क्लास, जब भी हम इकोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, हम इकोसिस्टम की बात करते हैं और प्राइमरी सोर्स की बात करते हैं, प्राथमिक स्रोत की बात करते हैं, या फिर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, सबसे बड़ा स्रोत की बात हम करते हैं, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? आपका सन होगा। यहाँ पर एक बार प्रश्न पूछा था कि ड्राइविंग सोर्स क्या होता है हमारे इकोसिस्टम में, तो उसका भी उत्तर क्या था? जो सन से हमें सौर ऊर्जा प्राप्त हो रही है, सोलर एनर्जी प्राप्त हो रही है, वही इकोसिस्टम को चला रही है। आप सभी को पता है जो पादप हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं आपके, वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है, और आपको पता है ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये सब चीजें आपको पता है। पूरी फूड चेन में सबसे बड़ा रोल किसका है? प्रोड्यूसर्स का है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स से ही तो खाना मिल रहा है किसको? कंज्यूमर्स को, उपभोक्ता को, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सन जो है वो आपका लार्जेस्ट सोर्स भी है, रेन्यूएबल सोर्स भी है और प्राइमरी सोर्स भी है और ड्राइविंग सोर्स भी है इकोसिस्टम का। तो प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे, आपका उत्तर क्या होगा? सन होगा, सोलर एनर्जी होगी। यहाँ पर देखिए प्रश्न को अब हम सॉल्व करते हैं। तो पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? यहाँ पर दिया है किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, फिर दूसरा है वनस्पति में संरक्षित शकरा, फिर सौर ऊर्जा, फिर लास्ट में आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं, और उत्तर क्या होगा? सौर ऊर्जा। फर्स्ट का सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है, वही जो मैंने आपको बताया, इकोसिस्टम का ड्राइविंग फोर्स आपका क्या है? सोलर एनर्जी है, जो कि हमको सूर्य से प्राप्त हो रही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन या फिर सौर ऊर्जा। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सौर ऊर्जा। ये देखिए, ये प्रश्न आपका 2 बार पूछा गया है, यूपी बीईओ में भी पूछा गया है और साथ ही साथ यूपी आरओ एआरओ परीक्षा 2016 में भी पूछा गया है। थर्ड प्रश्न को हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है। आराम से पढ़ते हुए चलेगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान है, अभी एक बार समझेंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया, जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊष्मा का प्रभाव चक्रीय होता है। थर्ड आपको दिया गया है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। फिर आखिरी आपको दिया गया है, प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। अब क्लास यहाँ पर एक चीज याद रखिए, जब भी हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पिरामिड ऑफ एनर्जी में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो आपका यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है, वो वन डायरेक्शनल होता है। यहाँ पर जो ऊर्जा है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जब जाती है तो वो आपकी घटती है। अभी हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा, वो है आपका एक दिशीय होती है। यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश वालों को परेशानी हो रही होगी। यहाँ पर जब भी हम एनर्जी पिरामिड की बात करते हैं तो एनर्जी पिरामिड में जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पेड़ हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वो अपना खाना बना रहे हैं। हम लोग तो धूप बन के ऐसे धूप करके एनर्जी प्राप्त कर नहीं रहे हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि सूर्य में बैठो, आपको क्या होगा, विटामिन डी मिलेगा, वो चीज सही है। लेकिन क्या हम सूर्य के सामने ऐसे खड़े हो जाए तो हमारा क्या पेट भर जाएगा, हमको खाना मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। लेकिन पेड़ों को जब हम धूप में रखते हैं तो वो अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, इसी वजह से हम उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। वो खुद अपना खाना बना रहे हैं, लेकिन हम और आप नहीं बना रहे हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो जब हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ मूव करते हैं तो जो एनर्जी जो होती है वो आपकी घटती जाती है। अभी हम 10% लॉ की बात करेंगे। 90% जो ऊर्जा होती है वो आपकी लॉस हो जाती है जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे मूव करते हैं। खाली 10% एनर्जी आपकी ट्रांसफर होती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है थर्ड का ए। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, इस फिगर से ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। यहां पर आप देख रहे हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर से पादप है, हरे ग्रीन पौधे हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये अपना खाना बना रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, प्रकाश को लिया, ग्रहण किया। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान रहे हैं कि ये आपका सूर्य है और सूर्य से 100% एनर्जी हम मान के चल रहे, आपको समझाने के लिए। ठीक है, 100% एनर्जी जो सूर्य की पृथ्वी पर आ रही है वो पेड़ों द्वारा ग्रहण की जा रही है। ठीक है, 100% एनर्जी। अब हम इस लेवल से जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं उनसे जब हम कंज्यूमर की तरफ मूव करेंगे, उपभोक्ता की तरफ मूव करेंगे और प्राथमिक उपभोक्ता के पास जाएंगे, तो यहां पर जो एनर्जी आपकी ट्रांसफर होगी वो खाली 10% होगी। मतलब अगर यहां पर 100% एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास थी तो उसका खाली 10% एनर्जी जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक कंज्यूमर से जब हम द्वितीय कंज्यूमर, उपभोक्ता की तरफ मूव करेंगे तो यहां पर भी जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो खाली 10% होगी। तो 10% का जब आप 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 1%। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसी तरीके से सेकेंडरी से जब हम टर्शरी कंज्यूमर की तरफ जाएंगे तो फिर आपकी खाली 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी और 1% का जब आप 10% निकालेंगे तो वो 0.1% होगा। तो यहां पर एक चीज नोटिस करिएगा, 10% एनर्जी फ्लो हो रही है यहां पर। ठीक है, हर बार 90% ऊर्जा जो है वो आपकी लॉस हो जा रही है हीट के फॉर्म में। खाली 10% एनर्जी का ट्रांसफर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में हो रहा है और ये जो ट्रांसफर है, ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल है। ये चीज भी याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न किसी तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। यहां पर क्लास देख लीजिए आप 10वां प्रश्न क्या है, एक मिनट, मैंने इसको बता दिया आप लोगों को। हाँ, अब 10वां प्रश्न हम 10वां प्रश्न नहीं, चौथा प्रश्न देखते हैं और प्रश्न देखते हैं क्या है ये। 10% नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? 10% लॉ। अभी मैंने आपको बताया, ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, उष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, पक्षियों का एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। तो मैंने अभी आपको बताया 10% एनर्जी लॉ जो है, ये एनर्जी पिरामिड में हम देखते हैं खाली 10% एनर्जी जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है। 90% एनर्जी जो है वो आपकी लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना आपका सही उत्तर है। ठीक है, इंग्लिश में हम देख लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इन द फॉर्म ऑफ द फूड। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्लास एक पॉइंट और आपको याद करना है कि 10% ये जो लॉ है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है रेमंड लिंडमैन द्वारा। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखा गया है, यहाँ पर आप इसको देख लीजिए एक बार, परीक्षा में पूछा जा सकता है। रेमंड लिंडमैन द्वारा ये लॉ दिया गया है। इस लॉ में क्या लिखा है? दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, ओनली 10% एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर इज पास्ड ऑन। 90% एनर्जी जो है वो आपकी लॉस हो जाती है। क्लियर हो गया होगा।
5वें प्रश्न को हम देखते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो आपका हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, कैसा होगा? हमेशा सीधा होगा। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल होगी। खाली 10% एनर्जी जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में आपकी ट्रांसफर होती है और आपकी जो 90% एनर्जी है वो आपकी क्या होती है? वो आपकी लॉस हो जाती है। ये भी चीज याद रखिएगा। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, याद रखिएगा क्लास। देयर इज अ पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम दैट इज ऑलवेज स्ट्रेट। ठीक है, राइट, अपराइट पिरामिड उसको कहते हैं। 6वें प्रश्न को देखते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात The transfer of energy from one tropic level to another in an ecosystem after बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या फिर बढ़ सकती है या घट सकती है। तो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में वो आपकी घटती जाती है ना, तो यहां पर क्या होगा? बी आपका आंसर सही होगा। 7वें प्रश्न को देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा आपकी, वही आंसर, वही प्रश्न है। देखिए रिपीट हो गया नहीं, ये यूपीआरओ एआरओ प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था और सेम प्रश्न आपके 2019 में भी पूछा गया था। तो यहां पर आप याद रखेंगे कि ये क्या होती है? घटती जाती है। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है किसको? ठीक है, द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इज ऑब्टेन इन द इकोसिस्टम किसको? हर्बीवोरस को, कार्निवोरस को, ओमनीवोरस को कि डिकम्पोजर को? तो यहां पर याद रखिएगा हाईएस्ट जो उच्चतम पोषण स्तर है वो आपके सर्वाहारी को प्राप्त है। ओमनीवोरस कौन होते हैं? ओमनीवोरस वो होते हैं जो आपके शाकाहारी, मतलब जो आपके पेड़ पौधे भी खाते हैं, ठीक है, साथ ही साथ मांसाहारी भी होते हैं, मांस मछली भी खाते हैं। ओमनीवोरस दोनों चीज खाते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8th का सी। 8th का सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न को। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास की बात की गई है। देखिए क्लास, बायोमास की जब भी हम बात करते हैं जीव भार के पिरामिड की, तो आपको पता है हमारी जो बॉडी है उसमें जो वेट है उसमें लिक्विड वेट भी होता है ना, कुछ लिक्विड भी है हमारी बॉडी में। लेकिन जब हम लिक्विड वेट को हटा दें और ड्राई मास की बात करें, ठीक है, ड्राई मास की, तो वो बायोमास होता है। ठीक है, लिक्विड जो लिक्विड कंटेंट है उसको हटा दें हम, तो जो ड्राई वेट बचता है उसको हम क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। इतनी चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पर बोला गया है जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो इन्वर्टेड है। ठीक है, मतलब उल्टा है, ये बोला गया है। कैसा है? उल्टा है। तो अब देखिए क्लास, पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो उल्टा कहां पर होगा? अब यहां पर एक पिरामिड, तुम लोग पिरामिड ऑफ नंबर्स हम बात कर रहे हैं, नंबर की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? नंबर की। अब तुम बताओ, हम एक सी लेते हैं, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम लेते हैं, जलीय तंत्र लेते हैं, तो उस जलीय तंत्र में जो छोटी छोटी मछलियां हैं वो बहुत ढेर सारे नंबर्स में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, हम जू प्लैंक्टॉन्स की बात करें, जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पेड़ होते हैं पानी में, ऐसे जू प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे आपके एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में होते हैं। तो जू प्लैंक्टॉन्स के जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, लाखों में, करोड़ों की संख्या में ये प्रेजेंट होते हैं। जितना बड़ा इकोसिस्टम उतना मात्रा में ये प्रेजेंट होते हैं। जू प्लैंक्टॉन्स के बाद जो छोटी मछलियां होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, उसके बाद थोड़ी उनसे बड़ी मछलियां, फिर उनसे बड़ी मछलियां, और एक जो आपकी सार्क हो गई, ये सब मछली, बड़ी बड़ी मछली। तो अगर हम नंबर्स की बात करें, हम काउंट करने को बैठे, तो आपको समझ में आ रहा होगा जो जू प्लैंक्टॉन्स है उनके नंबर्स बहुत होते हैं, मिलियंस होते हैं, लाखों में होते हैं। ठीक है, और जो शार्क होती हैं वो हम मान के चले एक बहुत बड़ा जलीय तंत्र है, उसमें 50 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, जितनी भी होंगी। ठीक है, आपको बस ऐसे समझिए। लेकिन आप जब हम यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर ड्रॉ करेंगे तो जो ज्यादा होगा उसको ज्यादा ड्रॉ करेंगे। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स तो आपका किसी भी इकोसिस्टम में ऐसे अपराइट होगा, सीधा होगा। क्यों? क्योंकि जो जू प्लैंक्टॉन्स हैं छोटे छोटे, जो वो आपके बहुत ढेर सारे नंबर्स में होते हैं। फिर उसके बाद जो मछलियां हैं छोटी छोटी वो उससे कम होती हैं, फिर उनसे बड़ी मछलियां उनसे कम होती हैं, और लास्ट में आपकी जो शार्क होती है वो 10, 12, 20 तो शार्क होती हैं। तो हमेशा ये कैसा हो गया? ये आपका
अपराइट हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? पिरामिड ऑफ नंबर्स की नहीं बात कर रहे हैं, हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात कर रहे हैं, जीव भार की बात कर रहे हैं। अब एक तराजू घर से लेके आओ और इस तराजू में क्या करो, जो छोटे छोटे जू प्लैंक्टन से मिलियंस में, उनके ड्राई वेट को, ध्यान से सुनिएगा, उनके ड्राई वेट को कैलकुलेट करो और एक बड़ी सी शार्क मछली को दूसरे तराजू में रख दो, तो कौन सा पल्ला भारी होगा? जिसमें आपकी शार्क है, क्योंकि उसका जो ड्राई वेट है वो इन छोटे छोटे जू प्लैंक्टन के मिलियन लाखों जू प्लैंक्टन के वेट से ज्यादा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब भी हम बायोमास की पिरामिड को ड्रॉ करेंगे तो जू प्लैंक्टन का जो बायोमास है वो आपका कम हो जाएगा और यहाँ पर जो बड़ी मछलियां हैं जैसे शार्क, उनका वेट ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो आपका कैसा होगा? उल्टा होगा। तो हम बात करेंगे तालाब में। तालाब में कोई भी एक्वेटिक जलीय तंत्र में, ये देख लो, यहाँ पे तो फाइटोप्लैंक्टन्स की बात कर ली गई है, जो छोटे छोटे आपके पेड़ होते हैं, उनके ऊपर जू प्लैंक्टन्स है, फिर स्मॉल फिशेस है, लार्ज फिशेस है, लार्ज फिशेस में आपकी शार्क आ गई। अब सबके ड्राई वेट की बात करो, भले ये तुम्हारे नंबर्स में ज्यादा है, जू प्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स मिलियंस में है, लेकिन जब इनके ड्राई वेट को कैलकुलेट करोगे तो वो शार्क के, बड़ी मछली के वेट के सामने कुछ नहीं रहेगी। इसी वजह से जो पिरामिड ऑफ नंबर्स है आपके, वो आपके पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो आपका उल्टा हो जाता है जलीय तंत्र में। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है? अभी यही डिस्कस किया, समुद्र में, वन में, तुंद्रा में या फिर घास के मैदान में। तो उत्तर बता दो मुझे जल्दी से, क्या होगा इसका? समुद्र में। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। जैव वानिकी एवं जैविकी आवर्धन, जैविक आवर्धन। ठीक है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं एक एक चीज को। चलो यहाँ पे जैव वानिकी की बात करें, बायोनॉमिक्स की बात करें, तो उनसे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट आपके सही है कथन? ये बोला गया है। पहला दिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। दूसरा है, यह पारिस्थितिक तंत्र का पर्याय सिनोनिम्स है। फिर आखिरी आपको दिया गया, यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो क्लास यहाँ पर देखिए, बायोनॉमिक्स को अगर हम डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, बायो, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो शब्द बायो होता है ना, कहीं पे भी अगर लिखा हो तो इसका अर्थ जीवन से होता है, जीव से होता है, मतलब हम लाइफ की बात कर रहे हैं। नॉमिक्स का अर्थ जानते हैं क्या होता है? नॉमिक्स मतलब लॉ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये पारिस्थितिक तंत्र का सिनोनिम्स है, ये एकदम सही है। या प्राकृतिक तंत्रों के मूल पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं, ये भी आपका सही है। लेकिन पहला जो है जीवन का प्रबंधन नहीं, ठीक है, ये लॉ के बारे में स्टडी करता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3। 11 का 2 और 3 मतलब सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, बायो मीन्स लाइफ और नॉर्म्स मीन्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा? बायो शब्द का तात्पर्य जीव या जीवन से है, जबकि नॉमिक्स जो ग्रीक शब्द नोमोस से बना है, जिसका की अर्थ क्या होता है? नियम, लॉ। इस प्रकार बायोनॉमिक शब्द का जो अर्थ है वो है जीवन का प्रबंधन नहीं, जीवन का प्रबंधन नहीं, बल्कि जीवन के नियम, लॉ ऑफ लाइफ। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। मैनेजमेंट नहीं, हम किसकी बात करें? नियम की बात कर रहे हैं, हम लॉ की बात कर रहे हैं। अगला बढ़ते हैं 12वें प्रश्न को। पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसकी संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होता है? तो यहाँ पर इसको देख लीजिए क्लास। After the introduction of DDT into the ecosystem, which one of the following organism will probably show its maximum concentration? तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी हम DDT का यूज कर रहे हैं, इस तरीके से समझिए, आप DDT का यूज कर रहे हैं, तो जब हम एक ट्रॉपिक लेवल में एक स्तर से दूसरे स्तर की तरफ मूव करेंगे, तो जो सबसे ऊपर होगा, ठीक है, इसका लेवल सबसे ऊपर होगा, उसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन भी होगा। अभी हम इसका उत्तर समझ जाएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो आपका हो जाएगा सांप। ठीक है, स्नेक। 12th का सी आपका सही उत्तर है। अब क्लास यहाँ पर देखिए, 2 शब्द होते हैं, एक आपका होता है जैव संचय और एक होता है जैव आवर्धन। ठीक है, जैव संचय को हम क्या कहते हैं? बायो एक्यूमुलेशन।
इंग्लिश में भी शब्द आपसे पूछा जा सकता है। बायो एक्यूमुलेशन क्या है? जैव संचय है। संचय मतलब समय के साथ आप संचित कर रहे हैं किसी भी चीज को, ठीक है। आप कहते हैं ना, आपने कितनी विद्या संचित की अपने जीवन में, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में पढ़े, सेकंड में पढ़े, थर्ड में पढ़े, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, तो धीमे धीमे ना, तो इसी तरीके से जैव संचय जो है, जो बायो एक्यूमुलेशन है, इसको हम हमेशा समय के साथ देखते हैं, विद द टाइम देखते हैं। ये चीज याद रखिएगा, समय के साथ कितना एक्यूमुलेशन हो रहा है किसी भी कीटनाशक का या भारी वस्तु का, हैवी मेटल का बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। तो देखिए, जैव संचय को जब हम डिफाइन करेंगे तो किसी जीवित जीव में किसी पदार्थ और विशेष रूप से संदूषक, मतलब जो भी आपके पॉल्यूटेंट हैं, जिसमें कीटनाशक आगे, भारी धातु आगे का समय के साथ संचय, ठीक है, समय के साथ कितना एक्यूमुलेट होती जा रही है, संचय होती जा रही है। बायो मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, जब हम जैव आवर्धन की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी हम संचय की ही बात करें, एक्यूमुलेशन की ही बात करें, लेकिन अब हम इसे समय के साथ ना पढ़ के हम अपने फूड चेन के उस पे पढ़ते हैं। कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने डीडीटी लिया या कोई भी पेस्टिसाइड लिया, खूब गए एक खेत में छिड़क दिए, ठीक है, ग्रासेस पे छिड़क दिए। अब जो ग्रीन ग्रासेस हैं उनकी भी बॉडी कंटेमिनेट हुई। जब आपने ये केमिकल उनकी बॉडी पे छिड़का, तो मतलब जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, जो एकदम इनिशियल लेवल है, फर्स्ट लेवल है, ट्रॉपिक लेवल, उनमें आपकी कंटेमिनेशन हुआ, ये पेस्टिसाइड आए। अब इस ग्रासेस को एक मेढक ने खाया, ममूम करके खा गया। अब ये मेढक एक घास को तो नहीं खाएगा, वो जो मेढक है वो 100 घास को खाएगा। तो एक मेढक के पेट में कितना कंटैमिनेशन गया, मतलब 100 घासों के बराबर, मतलब उसने अगर 100 घासें खाई तो 100 घासों के बराबर उसके पेट में कंटैमिनेशन गया, ठीक है। अब इस मेढक की अगर हम बात करें, तो इस मेढक को अगर मतलब किसी ऊपर वाले ने खाया, अच्छा देखो, मेढक को अगर सांप ने खा लिया, ठीक है, तो अब सांप क्या करेगा, वो एक मेढक तो खाएगा नहीं, वो 10 मेढक खाएगा। तो सोचो, 10 मेढक में जितना कंटामिनेशन था वो सांप के पेट में गया। समझ में आ रहा है? अब उस सांप को एक ईगल ने खा लिया, तो ईगल जो है वो एक सांप को तो नहीं खाएगा, वो 10 सांपों को खाएगा। तो 10 सांपों में जितना कंटामिनेशन है वो उस ईगल के शरीर में चला गया। तो ये चीज बहुत आराम से समझिएगा, जब भी हम बायो एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, यहाँ पर हम उसी ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, हम जिस स्पीशीज के बारे में बात करें उसी के बॉडी की बात करते हैं कि समय के साथ उसकी बॉडी में कितना केमिकल या कितना पॉल्यूटेंट जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, संचय हो रहा है, ठीक है, उसी स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं। विद द टाइम बात करें, समय के साथ बात करें जैव संचय में। जब हम जैव आवर्धन की बात करते हैं, बायो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो हम एक फूड चेन को लेते हैं। इसने इसको खाया, इसने इसको खाया। तो बताओ, सबसे ज्यादा अगर हम पॉल्यूटेंट देखेंगे तो किसके पास होगा, किसके शरीर में होगा? उसके शरीर में होगा ना, जो सबसे बड़ा जानवर होगा, ठीक है, जो फूड चेन में आखिरी में आपके होगा, उसकी बॉडी में उतना ज्यादा ये पेस्टिसाइड, केमिकल्स, पॉल्यूटेंट उसके बॉडी में प्रेजेंट होंगे। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। देखो, यहाँ पे एक फिगर भी बना, ये छोटे छोटे आपके जू प्लैंक्टॉन्स है, छोटे छोटे जानवर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनको आपकी छोटी छोटी मछली खा रही है, इन छोटी मछली को आपका वो कोई भी वेल कुछ भी खा रहा, और यहाँ पे पोलर बियर इसको खा रहा है। तो सबसे ज्यादा कंटैमिनेशन जो है वो किसकी बॉडी में होगा? जो आपका पोलर बियर है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बस क्लास, एक चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, जैव संचय की जब भी हम बात करेंगे तो हम समय के रिस्पेक्ट में देखेंगे, और जैव आवर्धन की बात करेंगे, बायो मैग्निफिकेशन की, तो हम फूड चेन की बात करेंगे। जो फूड चेन में जितना ऊपर होगा उसके बॉडी में उतना ही ज्यादा बायो मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा कंटैमिनेशन होगा। क्लियर हो गया होगा? अगर अभी भी नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। चलिए, जैव भू रासायनिक चक्र एवं जैविक अनुक्रमण की बात करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। 13 का बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। ये 2012 में और 2020 में रिपीट किया गया प्रश्न है।
द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल सिस्टम। 14 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किस में चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? तो ये प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न है और मैं बता दूं आपको यहाँ पर जो मेन आंसर है, जो मेन चक्र है वो आपका है फॉस्फोरस। 14 का सी आपका सही उत्तर है। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, देखिए बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के सारे आपके एग्जाम्पल है, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर साइकिल। लेकिन यहाँ पर वेदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट एंटरिंग द साइकिल। ये किस में होता है? ये आपकी फॉस्फोरस साइकिल में होता है। अगला देखते हैं हम यहाँ पर, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, कीटों एवं कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषण तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमाओं एवं आग के कारण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ दूं। इसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात की गई है और बोला गया है कि जो ग्रासलैंड है उसमें ग्रासेस को ट्रीज क्यों नहीं रिप्लेस करते हैं, क्यों नहीं ऐसा होता है कि समय के साथ उस घास मैदान में घास की जगह आपके पेड़ आ जाएं। ठीक है। तो इसके पीछे का जो मेन रीजन होता है वो ये है कि उन ग्रासलैंड में आपके जो पानी की कमी होती है और पानी की कमी होने के कारण यहाँ पर आग लगती रहती है। जब घासें आपकी सूखेंगी तो हल्की सी भी कहीं से भी चिंगारी पड़ेगी तो वो आपकी जल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सही उत्तर क्या है? 15 का सी। अब क्लास हम बात करते हैं सक्सेशन की। ठीक है। तो ये है पारिस्थितिक अनुक्रम। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको मैंने आपको क्लास में भी समझाया है, आरओ की क्लासेस जब होती थी तब भी समझाया है। सक्सेशन की जब भी हम बात करते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रमण की जब भी हम बात करते हैं, तो ये दो तरीके की होती है। एक प्राइमरी होती है, प्राथमिक होती है, और एक आपकी सेकेंडरी होती है, द्वितीयक होती है। ठीक है। प्राइमरी का ही जब हम रिवर्स देखेंगे तो आपका द्वितीयक होता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। जब पृथ्वी बनी तो पृथ्वी पर बड़े बड़े बेयर रॉक्स थे, मतलब बस पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर थे। ठीक है। समय के साथ वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ, ये जो बड़े बड़े पत्थर थे बहुत समय लेता है, एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, कई साल, 1000 ऑफ ईयर्स बीते। तो ये जो बड़े बड़े पत्थर थे वो आपके छोटे छोटे पत्थरों में, कंकड़ों में टूटे, फिर कंकड़ में टूट टूट के आपके ये मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ। जब मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ, मिट्टी बनी, तो कहीं से मॉइस्चर आया और छोटा सा आपका जो छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो उगना शुरू हो गए। जब छोटे छोटे प्लांट्स आपके उगे तो अब इन छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रासेस ने रिप्लेस किया। इन ग्रासेस को कुछ समय बाद पेड़ों ने रिप्लेस किया। ठीक है। और इन पेड़ों को कुछ समय बाद फॉरेस्ट ने रिप्लेस किया। तो धीमे धीमे आपकी फॉरेस्ट बनी। अगर आप कहो कि पृथ्वी के बनने के साथ साथ ही जंगल बन गया, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। प्राइमरी सक्सेशन के कारण जंगल बने। पहले जब पृथ्वी बनी तो हर तरफ आपको पता है कि मतलब वो तो लावा था, वो ठंडा हुआ, कूल डाउन हुआ, उतना डीप में नहीं जाएंगे। ये एक स्लो प्रोसेस था। स्लो प्रोसेस के आगे चलते चलते आपका फॉरेस्ट का निर्माण हुआ। ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए यही फिगर है, यही आपका प्राइमरी सक्सेशन है। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं आपको। बड़े बड़े पत्थर को छोटे छोटे प्लांट्स ने रिप्लेस किया, फिर इनको ग्रासेस ने रिप्लेस किया, फिर आपके श्रब्स ने रिप्लेस किया और लास्ट में फॉरेस्ट ने रिप्लेस किया। जब फॉरेस्ट आ गया आपका, मतलब एकदम क्लाइमेक्स आ गया, हम कहते हैं ना मूवी का क्लाइमेक्स आ गया, रुक जाओ, मूवी का क्लाइमेक्स आ गया, मतलब एकदम पीक पे मूवी, एकदम अब बस क्लाइमेक्स, यही क्लाइमेक्स है, खत्म होने वाली है। तो इसी तरीके से प्राइमरी सक्सेशन में भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी आपकी वो होती है जहां पर जो डेवलपमेंट होता है वो अपना पीक पे पहुंचता है। ठीक है। जैसे फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो गया। इंटरमीडिएट स्पीशीज जो बीच के, जैसे श्रब्स हो गए, ग्रासेस हो गए, बड़े ट्रीज हो गए। ठीक है। और पायनियर स्पीशीज जो होते हैं जो आपके इनिशियल स्टेज पे ग्रो करना, जैसे छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, उनकी बात हो रही। तो प्राइमरी सक्सेशन, पारिस्थितिक अनुक्रम की बात हम करेंगे तो समय के साथ जो ग्रेजुअल चेंज आ रहा है उसकी बात हम करते हैं। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम ये तो प्राइमरी सक्सेशन हो गया, अब सेकेंडरी सक्सेशन आप बताने वाली थी, द्वितीयक अनुक्रम की बात करने वाली थी, वो क्या था? अब देखो एक बहुत बड़ा जंगल था, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई, सुनते हो ना, तो लग गई आग। अब जब आग लग गई तो जंगल जल गया। अब जंगल जल गया तो कुछ समय बाद क्या होगा, वहां पे बारिश होगी, कुछ होगा, तो जो
कुछ बीज आपके बचे रहे होंगे पेड़ों के, तो वो फिर उगना शुरू होंगे। फिर जब वो उगेंगे तो छोटे पेड़ में, फिर बड़े पेड़ में, फिर एक समय बाद फिर वहां पर जंगल आ जाएगा। तो मतलब एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें आग लगने के कारण वो नष्ट हो गया, लेकिन धीमे धीमे समय के साथ वहां पर छोटे छोटे बीज फिर बड़े हुए और वहां पर जंगल आया। तो वो आपका क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन होता है। प्राइमरी सक्सेशन हमेशा बेयर रॉक से स्टार्ट होता है, ऐसी जगह जहां पर कोई भी आपकी जीव जंतु प्रजातियां नहीं थी। ठीक है, समय के साथ वहां पर आपकी मतलब प्रजातियां आई, पेड़ों की प्रजातियां आई, फिर जीव जंतु आए, सब समय के साथ आए। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में ये सब पहले से मौजूद थे, कुछ डिजास्टर के कारण, ठीक है, वहां पे वो नष्ट हुए, लेकिन समय के साथ फिर होने लगे ये लोग डेवलप। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहां पर देखिए क्या दिया गया है। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा या फिर रेडजेल द्वारा? तो यहाँ पे बेनेट द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो आपकी भी परीक्षा में रिपीट किया जा सकता है। देखिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 में ये भी प्रश्न पूछा है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है। यहाँ पर क्या बोला गया है? जो सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज जो हैं, जो आपके चेंज होते हैं एट अ सर्टेन प्लेस, एक निश्चित स्थान पर बदलता है। इस शब्द को याद रखिएगा। वो आपका क्या कहलाता है? पारिस्थितिक अनुक्रम कहलाता है, सीयर कहलाता है, समुदाय गतिकी कहलाता है, या जैव भार का पिरामिड कहलाता है। तो जैव भार का पिरामिड तो नहीं कहलाता है, समुदाय गतिकी भी नहीं कहलाता है। अब देखिए क्लास, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन की जब हम बात करें, इसको सक्सेशन करिएगा। पारिस्थितिक अनुक्रम की जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक ग्रेजुअल चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया? समय के साथ जो बदलाव आ रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है प्रश्न में? समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है। हम किसकी बात करें? सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज की बात करें जो आपका बदल रहा है एक सर्टेन प्लेस पे। इसके लिए जो शब्द हम यूज करते हैं वो आपका होता है सीयर, ठीक है। बी आपका सही उत्तर होगा। अगर ये प्रश्न में पूछता कि वो प्रोसेस क्या कहलाता है तो आप बताते पारिस्थितिक अनुक्रम, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पीशीज पूछा है कि वो स्पीशीज में जो बदलाव हो रहे हैं कि स्पेसिफिक सर्टेन प्लेस में, उसके लिए सीयर शब्द का प्रयोग करते हैं। 17 का बी आपका सही उत्तर है। 18वां देखते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है क्या? जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू गर्भिक चक्र, या पारिस्थितिक चक्र, या फिर जैवीय चक्र। अब यहाँ पर इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। द पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोलॉजिकल साइकिल, इकोलॉजिकल साइकिल, या फिर बायोलॉजिकल साइकिल। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है बताइए? बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। अगला देखते हैं, पारिस्थितिक आंदोलन की बात हम करते हैं। 19वें प्रश्न को देखते हैं, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता या किस आंदोलन का नारा था? यहां पर देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे नहीं दिया मैंने इंग्लिश में, ठीक है। तो ये पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता ये जो है वो आपका एपिको आंदोलन से रिलेटेड है, या फिर नर्मदा आंदोलन से, चिपकू आंदोलन से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 19वें का जो सही उत्तर है वो आपका है सी, चिपकू आंदोलन से रिलेटेड है। अभी हम आरा आंदोलन को डिस्कस भी कर लेते हैं। चिपकू आंदोलन का संबंध किससे था बताइए? पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, या फिर पादप प्रजनन से? तो पादप संरक्षण से, ठीक है, पेड़ों को बचाने के लिए। अब एक एक मूवमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। साइलेंट वैली मूवमेंट की बात करते हैं। अगर पूछेगा आपसे साइलेंट वैली आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था तो आप बताएंगे 1978 में, ठीक है। और यही किस प्लेस में हुआ था तो आप बताएंगे केरला में, ठीक है। यहाँ पर साइलेंट वैली मूवमेंट में क्या था? जो साइलेंट वैली थी वहां की बायोडायवर्सिटी को, जो जैव विविधता थी उसके संरक्षण के लिए ये मूवमेंट किया गया था। उनको किस चीज से खतरा था? वहां पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट, मतलब डैम बन रहा था आपका, जिसकी वजह से साइलेंट वैली के पेड़ों को काटा जा रहा था, ये सब चीजें थी। तो उनके संरक्षण के लिए वहां के लोगों ने, जो लोकल कम्युनिटी थी, उन्होंने एक मूवमेंट निकाला जिसका की नाम क्या पड़ा? साइलेंट वैली मूवमेंट। ईयर याद रखिएगा 1978।
चिपकू आंदोलन की बात करें तो चिपकू आंदोलन 1973 में हुआ था। कहां पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। यहाँ पे जो मेन लीडर है उनके नाम आपको याद रखने हैं, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, दोनों का नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। चिपकू मूवमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ थे वहां के लोगों ने उनसे चिपक गए। इसको हम हग मूवमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको हग किया, चिपक गए और बोला कि अगर पेड़ कटेंगे तो उसके पहले आपको हमारी जान लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से उन्होंने पेड़ों को प्रोटेक्ट किया और इसी कारण इसका नाम चिपकू मूवमेंट या हग मूवमेंट पड़ा। अगला देखते हैं, बिश्नोई मूवमेंट की बात करेंगे तो ये 1700 में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। यहाँ पे जो लीडर थे वो अमृता देवी बिश्नोई थी। यहाँ पर भी क्या था, जो पेड़ थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोकल कम्युनिटी थी वो पेड़ को बहुत सेक्रेट मानते थे, पूजनीय मानते थे। और जब पेड़ की कटाई शुरू की गई, किसके लिए? राजा के महल को बनाने के लिए, तो वहां के लोग आए, उन्होंने कहा पेड़ को नहीं काटना है। और इस मूवमेंट के दौरान कुछ लोगों की जान भी गई। जब राजा तक ये बात पता चली तो उन्होंने उसकी कटाई को रोकने को बोला। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, बिश्नोई मूवमेंट भी किस चीज से रिलेटेड है? पेड़ों के संरक्षण के लिए राजस्थान में हुआ था। एपिको मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये 1983 में हुआ था। कहां पर हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर भी क्या था? ये भी आपके चिपकू मूवमेंट की तरह ही है, इसको भी हम हग मूवमेंट की तरह ही देख सकते हैं। वहां के जो लोग थे उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को गले लगा लिया, हग किया। ठीक है, कि पेड़ नहीं काटेंगे, पेड़ को काटना है तो पहले हमें मारिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो 1985, ठीक है, यहाँ पे नर्मदा में आपके डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। और जब भी डैम बनेगा तो आपको पता है जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसका क्या होगा? उसका संरक्षण नहीं होगा। पेड़ कटेंगे तो वहां के जो जीव जंतु हैं वो कहाँ जाएंगे? वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? डैम के कंस्ट्रक्शन में तो मास आपके रिप्लेसमेंट होता है, लोगों को जगह छोड़नी पड़ती है, पेड़ पौधे कटते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन उसी से रिलेटेड था। याद रखिएगा, मेधा पाटकर का नाम आप याद रखिएगा लीडर में। अगला देखते हैं, पारिस्थितिक पदचाप एवं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। ठीक है, 21वां जो प्रश्न है, पारिस्थितिक पदचाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉब्स, क्यूबिक फुट या फिर क्यूबिक टन। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आरओ प्रीलिम्स का प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? पारिस्थितिक पदचाप के माप की जो इकाई है वो भूमंडलीय हेक्टेयर है। 22वें प्रश्न को देखते हैं, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जो भूमि उसकी जरूरत, मतलब आवश्यक न्यूनतम भूमि की बात की गई है। जीवजात, पारिस्थितिकी पदचाप, जीवों या फिर निकेत। अब क्लास देख लीजिए, निकेत के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। जब मैंने आपको हैबिटेट के बारे में बताया था, आवास के बारे में बताया था, तो नीच के बारे में भी बताया था, निकेत के बारे में भी बताया था। हैबिटेट मतलब जहां पर जीव जंतु जो रह रहे हैं वो उनका घर हो गया, उनका आवास हो गया, उनका हैबिटेट हो गया। और सबके हैबिटेट में सबका अपना एक फंक्शनल रोल होता है। जैसे हमारा घर है, हमारे घर में हमारे माँ बाप का कुछ रोल है, हमारा आपका कुछ रोल है, एक अलग आइडेंटिटी है हमारी, एक हमारा फंक्शनल रोल है। उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो निकेत होता है, नीच होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर थी। यहाँ पर क्या बोला गया? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी पदचाप। यही यहाँ पर जो इसकी यूनिट पूछी गई है आपसे कि पारिस्थितिक पदचाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर है। वही चीज यहाँ पे डिफाइन करके पूछ ली गई है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को अब यहीं पे एंड करेंगे। आगे की क्लासेस को हम जल्दी ही लेके आएंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो समझ में आ रहा हो, तो क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और इन्वॉल्वमेंट में अगर किसी भी टॉपिक में आपको डिफिकल्टी हो रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आपकी पीसीएस की परीक्षा बहुत ही पास में है, तो अपनी तैयारी को जोरों से तेज करिए। ठीक है, जोरों शोरों से करिए कहना चाहिए। ठीक है, समय कम है, क्लास पढ़ाई जरूर करिए
और कोई भी परेशानी हो रही हो तो हमें बताइए, हमारे टीम से कांटेक्ट करिए, हम लोग आपके साथ हैं। और भी किसी सब्जेक्ट में आपको डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए क्लास। धन्यवाद।